हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1, यानी पहला प्रैक्टिस सेट है यूपी टेट के लिए ख़ास तौर पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, और यह पेपर 1 के लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन बी मानसिक रोगों का इलाज करना, ऑप्शन सी यानी तीसरा है आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऑप्शन डी या ये सभी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा, ये सभी। इसमें सभी सही है कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों को इलाज करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है। बिखरे घर, भिन्न आर्थिक स्थिति, अयोग्य शिक्षक, पास पड़ोस का व्यवहार। तो जो अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है तो वो अयोग्य शिक्षक नहीं है। क्या नहीं है? अयोग्य शिक्षक नहीं है, क्योंकि बिखरे घर भी क्या हो सकते हैं? सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है, यानी अनुशासनहीनता के ये हो सकती हैं। निम्न आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, परिवार और पास पड़ोस का जो व्यवहार है वो भी हो सकता है, लेकिन अयोग्य शिक्षक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया गया, यानी जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए गार्डन के द्वारा, ऑप्शन बी यानी दूसरा है वर्ट द्वारा, और ऑप्शन सी जिसे हम तीसरा कहते हैं कि बर्नर द्वारा, और ऑप्शन डी यानी चौथा है कैरोन द्वारा। तो जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया गया है वह आपका बर्नर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बर्नन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह चौथा क्वेश्चन है कि अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है, यानी अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है। तनाव, प्रेरणा, समायोजन या क्षमता। तो अपने वातावरण के बीच जो संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है उसे हम समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का परास होता है, यानी जो 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का जो परास होती है यानी रेंज होती है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि 44.5 से 48.5 इंच तक। बी ऑप्शन है इसका कि 40.5 से 44 इंच तक। सी ऑप्शन है कि 45.5 से 56.5 तक। और ये चौथा ऑप्शन है इसका कि 30.5 से 43.5 इंच तक। तो जो इसका परास होता है 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का वह 44.5 से लेकर 48.5 इंच तक परास होता है, यानी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छठवां क्वेश्चन है कि टीएटी का संबंध है, जो टीएटी परीक्षण है उसका संबंध है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, स्मृति परीक्षण से, विकास सिद्धांत से। तो जो टीएटी का संबंध है आपका वह व्यक्तित्व परीक्षण से है। किससे है? व्यक्तित्व परीक्षण से है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सिद्धांत का उपागम की अहम भूमिका है। जो आपका खाली स्पेस है ये बताना इसमें क्या है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि परिवार आवश्यकता, दूसरा कह रहा है कि मन, सूचना और संसाधन, और तीसरा कह रहा है कि बुद्धि और अदृश्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नवीन शोधों से स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के जो सिद्धांत होते हैं वह आपके मन और सूचना संसाधन है। क्या है? मन और सूचना संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन है कि फ्राइड ने विकसित किया है, यानी सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया है सीखने का नियम, भूल और प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद और आध्यात्मवाद। तो जो सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया था वह मनोविश्लेषणवाद किया था। क्या था? मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है कि बालक की प्रेरणाएं, ऑप्शन दूसरा कि बालक की संवेग यानी संवेगों से मुक्ति, ऑप्शन तीसरा है कि सी विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, ऑप्शन चौथा है कि स्वाध्याय की आदतें। तो जो बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को अशैक्षिक कारक सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वह आपका बालकों की प्रेरणाएं। क्या है? बालक की प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है ये कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने से जो उसका संबंध दृढ़ हो जाता है तो यह अभ्यास के नियम पर होता है। किस पर होता है? यह अभ्यास के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है कि अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, दूसरा ऑप्शन संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन है कि सूझ द्वारा सीखना, चौथा ऑप्शन है कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो जो एक बिल्ली ने सीख लिया है बच्चे को देखकर यानी बालक को देखकर, तो वह संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीख लिया है। किसके द्वारा सीखा है? संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 12वां क्वेश्चन है कि विद्यालय के भौतिक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधनों का संरक्षक कौन होता है? यानी जो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का संरक्षक कौन होता है? वित्तीय प्रबंधक, प्रशासकीय प्रबंधक, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। तो भौतिक संसाधनों के साथ जो मानवीय संसाधनों का संरक्षक होता है तो वो आपका प्रधानाध्यापक होता है। कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक ऑप्शन ए पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, बी दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है और चौथा ऑप्शन है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ज्ञान की वृद्धि के लिए वह लगन से पढ़ाई करता है क्योंकि वह अंतर्भूत अभिप्रेरणा से क्या है? अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां है कि अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से सबसे पहले किया था। यानी जो अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि का जो सिद्धांत है क्या वह वाटसन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, बर्दाइमर ने दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था? तो जो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना या प्रश्नों का सोद्देश्य होना। तो निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है तो वह प्रश्नों की निश्चितता होना, यानी कोई भी प्रश्न निश्चित नहीं होने चाहिए, विविध प्रकार के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 16वां क्वेश्चन है बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन तीसरा है कि अधिगम उत्प्रेरित वातावरण और चौथा ऑप्शन है कि उत्सुक माता पिता। तो बालकों में अधिगम के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह आपका अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह आपका 17वां क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? यानी जो नैतिक मूल्य हैं उसके प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शन पहला है कि नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझते हैं, यानी जो नैतिकता है उसको शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझते हैं। ऑप्शन दूसरा है कि शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए और तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा
कि शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। यानी जो क्लासरूम होता है उसमें जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां होती हैं उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो किसकी होती है? ऑप्शन पहला है कि समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधन को जुटाना। ऑप्शन तीसरा है कि छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर बताए गए हैं वह सभी होने चाहिए। तो कक्षा कक्ष में जो एक शिक्षक की छात्र केंद्र शिक्षण विधियों के प्रति जो भूमिका होनी चाहिए वह आपकी सभी होनी चाहिए। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का निर्माण भी करना होना चाहिए, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधन भी जुटाने चाहिए और छात्रों की उपकल्पना निर्माण में भी मदद करनी चाहिए। जहां उन्हें समस्या आ रही है उसे सुलझाने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 19वां प्रश्न है कि तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो तिरस्कृत बालक होते हैं उनकी प्रमुख समस्या का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि परिवार का निम्न आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी है कि बालक में झूठ बोलने की आदत। ऑप्शन सी है कि बालक के द्वारा कानून की अवहेलना। ऑप्शन डी है कि माता पिता की आपसी लड़ाई। जो तिरस्कृत बालक होते हैं उनकी जो समस्या का मुख्य कारण होता है वह होता है माता पिता की आपसी लड़ाई। कौन सा होता है? माता पिता की आपसी लड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि विशिष्ट बालक के लिए यानी पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? ऑप्शन 1 कह रहा है कि अतिरिक्त कक्षा योजना। दूसरा ऑप्शन है कि विशेष कक्षा योजना और तीसरा क्वेश्चन है कि विशेष विद्यालय योजना और चौथा क्वेश्चन है कि आवासीय विद्यालय योजना। तो विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए जो मुख्य है वो आवासीय विद्यालय योजना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवासीय विद्यालय योजना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह 21वां क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। यानी जो किसी बालक में मानसिक विकास का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन पहला है कि बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि। ऑप्शन दूसरा है कि बालक की सामाजिकता में वृद्धि। ऑप्शन तीसरा है कि बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता और चौथा ऑप्शन है कि उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। यानी बालक की मानसिक विकास का जो परिणाम होता है, बालक में जो मानसिक विकास का परिणाम होता है बालकों के द्वारा स्वानुभावों द्वारा यानी स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, यानी 80 से अधिक और चौथा ऑप्शन है कि 70 से कम। तो जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह आपकी 70 से कम होती है। कितनी होती है? 70 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 23वां क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। यानी आपकी क्लासरूम में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? ऑप्शन पहला है कि उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि हमने सभी का ठेका नहीं लिया है यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन है कि अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे तो आपका जो दृष्टिकोण होगा अन्य छात्रों के समान उन्हें क्या करेंगे? उन्हें समझेंगे। यानी जो अन्य छात्र हैं उनके समान ही आप उन्हें समझेंगे। या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये सही होगा। तो देखते हैं कि उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे सबसे पहले, ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। फिर उनका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? यानी जो कुपोषण से ग्रसित बालक होते हैं उनमें कौन से निम्नलिखित में से परिवर्तन होने लगते हैं? जैसे ऑप्शन पहला कह रहा है कि उनके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है।
ऑप्शन दूसरा है कि वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। सी यानी तीसरा ऑप्शन है कि उसे नींद कम आती है, या चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो जाता है। तो कुपोषण से जो ग्रसित बालक होते हैं वह यानी उनके मन में हीन भावना का जन्म लेने लगती है, ये सही है बिल्कुल। और वह अन्य बालकों से भी अलग रहने लगते हैं, ये भी सही है। उसे नींद कम आती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यह सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह 25वां प्रश्न है कि पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्प्रैक्सिया से, या अपरेक्सिया से। तो जो पढ़ने की अक्षमता होती है वह डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। किससे होती है? डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां कि निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? यानी जो एक प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मूर्त विषयों में रुचि, ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन है कि मंदबुद्धि बालकों में रुचि, और तीसरा ऑप्शन है कि दैनिक कार्यों में समरूपता, और चौथा ऑप्शन है कि सामान्य अध्ययन में रुचि। तो जो एक प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है वह आपकी सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। क्या होती है? सामान्य अध्ययन में रुचि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 27वां क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुक्त अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या करना चाहिए? तो मुक्त अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए, ये सही हो सकता है। शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए, तो ये भी सही है। या उपरोक्त सभी, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह 28वां क्वेश्चन है कि छात्रों की शिक्षा एक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तैयारी का निर्धारण कौन करता है? यानी जो छात्रों की शिक्षा एवं लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी हेतु निर्धारण कौन करता है? संरक्षक करता है, प्रधानाध्यापक करता है, या निर्देशक करता है, या सहायक करता है? तो छात्रों की शिक्षा प्राप्ति में जो हेतु जो निर्धारण करता है या उन्हें दिशा निर्देश देता है तो वह सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 29वां क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, डेनियल का, मील का, या हेज का? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह कथन हेज यानी यह कथन जो दिया गया है वो वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या तीव्र अवस्था है, यह वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का कथन है। और 30वां क्वेश्चन है, और यह लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। यानी जो आधुनिक बुद्धि परीक्षण है उनमें सर्वाधिक जो मापन किया जाता है वो किस में किया जाता है? ऑप्शन पहला है कि व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कि सामान्य अभियोग्यताओं का, और तीसरा ऑप्शन है जन्मजात अभियोग्यताओं का, और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक बुद्धि का। तो जो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में जो सर्वाधिक मापन किया जाता है वह आपका व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का क्या किया जाता है? सर्वाधिक मापन किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।